हेलो विद्यार्थियों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल GIS कठूमर में। ठीक है। हाँ तो स्टूडेंट्स, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ विज्ञान विषय और विज्ञान विषय कक्षा 10 की 10th क्लास की साइंस का हमारा पहला चैप्टर चल रहा है, जिसमें विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। और उन रासायनिक अभिक्रियाओं में आपको मैं बता चुका था विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है ना? क्या बता चुका था? विस्थापन अभिक्रिया। तो देखो, विस्थापन अभिक्रिया जो होती है उसके लिए एक तत्व अधिक जो क्रियाशील तत्व होता है वो अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके लवण विलयन से हटा देता है, उसको हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। समझ गए? विस्थापन अभिक्रिया जो संपन्न होती है उसमें तत्व की क्रियाशीलता बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। तत्व की क्रियाशीलता अगर ज़्यादा है तो वो अपने से कम तत्व को हटा देगा। अब हम सबके दिमाग में एक चीज़ आती है बच्चों कि किसी भी तत्व की क्रियाशीलता के बारे में हमको कैसे पता लगेगा कि कौन सा तत्व कितना क्रियाशील है? आती है ना ये बातें? तो आज हम आपको ऐसी एक श्रेणी के बारे में बताते हैं जो तत्वों की क्रियाशीलता का क्रम बताती है हमको। ठीक है ना? तो ऐसी श्रेणी बनती है जिसको हम बोलते हैं सक्रियता श्रेणी। एक श्रेणी होती है जिसको क्या बोलते हैं हम? सक्रियता श्रेणी। अब देखो, सक्रियता श्रेणी में धातुओं को व्यवस्थित किया गया है उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में। धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में जो व्यवस्थित करके जो श्रेणी बनाई गई है उसको सक्रियता श्रेणी कहते हैं। तो इसको कैसे परिभाषित करें? विस्थापन प्रयोगों के बाद धातुओं को उनकी क्रियाशीलता, धातुओं को उनकी क्रियाशीलता, ठीक है ना? धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर, किसके आधार पर? क्रियाशीलता। क्रियाशीलता के आधार पर घटते हुए क्रम में, क्रियाशीलता के आधार पर घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त श्रेणी को सक्रियता श्रेणी कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको? सक्रियता श्रेणी। ठीक है ना? अब इसमें जितने भी धातु तत्व हैं उन सब का विस्थापन प्रयोग किया गया है। धातुओं के विस्थापन प्रयोग किए गए, उन विस्थापन प्रयोगों के आधार पर फिर उनकी क्रियाशीलता को जांचा गया है और फिर इनकी व्यवस्था की गई है। अब देखो, सक्रियता श्रेणी में धातुओं को किस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है? पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम में सक्रियता श्रेणी को आपके लिए लिख रहा हूँ। सोडियम, पोटेशियम, ये उल्टा लिख हो गया, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, और जिंक के बाद है आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। देख रहे हैं ना सब? सिल्वर और गोल्ड। चलो दोबारा से लिख देता हूँ, आपको दिख नहीं रहे होंगे। देखो इधर लिख रहा हूँ मैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक,
आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। इन सभी धातुओं को विस्थापन प्रयोग के बाद क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में रखा गया है। ये जो आपको दिख रहा है ये क्रियाशीलता इस पे लिख देता हूँ मैं, क्रियाशीलता का घटता क्रम। ये क्रियाशीलता का कैसा क्रम है? घटता हुआ क्रम। अब देखो यहाँ पे मैं बॉक्स लगा रहा हूँ एक हाइड्रोजन पर, ठीक है ना। हाइड्रोजन से ऊपर ये जितनी भी धातुएं हैं ये अधिक क्रियाशील धातु हैं। सब की सब धातु कैसी है? अधिक सक्रिय। और हाइड्रोजन से नीचे जितनी भी धातुएं हैं ये हैं कम सक्रिय। और विस्थापन अभिक्रियाओं में एक चीज़ हमको ध्यान में रखना है कि भाई कम सक्रिय तत्व अधिक सक्रिय तत्व को नहीं हटा सकता, अधिक सक्रिय तत्व कम सक्रिय तत्व को हटा सकता है, ठीक है ना। इनके नाम लिख देता हूँ। पोटेशियम, ये है सोडियम, ये तीसरा है कैल्शियम, चौथा है मैग्नीशियम, पांचवा है जिंक, छठवां है आयरन, सातवां है लेड, ये आ गया हाइड्रोजन। फिर इसके बाद आएगा कॉपर, फिर है मरकरी, उसके बाद है सिल्वर जिसको चांदी बोलते हो आप लोग, सिल्वर या चांदी, और फिर है सोना, गोल्ड। सोना सबसे कम सक्रिय धातु है, ठीक है ना। तो ये सक्रियता श्रेणी में आने वाली धातुएं मुख्य। अब देखो अगर यहाँ पे कोई रिएक्शन आ जाए किस तरह से कि कैल्शियम सल्फेट प्लस Mg इक्वल टू MgSO4 प्लस Ca, एक तो ये रिएक्शन आ जाए। दूसरी रिएक्शन आ रही है FeSO4 प्लस Zn इक्वल टू ZnSO4 प्लस Fe, ठीक है ना। फिर आ जाती है एक CuNO3 प्लस Fe इक्वल टू होल ट्वाइस कर दो इसको, FeNO3 का होल ट्वाइस प्लस Cu। ये तीन अभिक्रिया आ जाएं, इस तरह के उदाहरण आते हैं आपको परीक्षा में। और इन तीन उदाहरणों में आपसे पूछा जाए कि कौन सी अभिक्रिया हो सकती है और कौन सी अभिक्रिया नहीं हो सकती, इस तरह का प्रश्न आता है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन सी संपन्न हो सकती है और कौन सी नहीं हो सकती। अब इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए आपको इस सक्रियता श्रेणी की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ेगी? सक्रियता श्रेणी की। यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, देखो CaSO4 Mg के साथ अभिक्रिया कर, तो कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया कर रहा है। मैग्नीशियम किसको हटा रहा है? कैल्शियम को हटा रहा है ना। तो अधिक सक्रिय कौन होना चाहिए? मैग्नीशियम। और कम सक्रिय कौन है? कैल्शियम। अब यहाँ पे चेक करो, ये कैल्शियम और ये मैग्नीशियम, तो कैल्शियम तो मैग्नीशियम से ऊपर आ रहा है, तो कैल्शियम की सक्रियता मैग्नीशियम से ज़्यादा है क्योंकि नीचे को घटते हुए तो जा रहे हैं। ई या कि ज़्यादा या कि याते कम, इसकी इससे कम, इसकी इससे कम, इसकी इससे कम, ऐसे घटती जा रही है। तो कैल्शियम को मैग्नीशियम विस्थापित नहीं कर सकता, इसलिए ये अभिक्रिया घटित नहीं हो सकती। इस वाली अभिक्रिया में चेक करो FeSO4 प्लस Zn, तो यहाँ पर जिंक के द्वारा
आयरन को हटाया जा रहा है। तो देखो जिंक अधिक सक्रिय है, आयरन कम सक्रिय है। तो अधिक सक्रिय तत्व जिंक, कम सक्रिय तत्व आयरन को हटा सकता है, इसलिए ये अभिक्रिया हो सकती है। ये सही लिखी हुई है। नीचे वाली देखो, आयरन कॉपर को हटा रहा है। तो देखो आयरन अधिक सक्रिय है, कॉपर कम सक्रिय है। तो आयरन अपने से कम सक्रिय तत्व कॉपर को हटा सकता है, इसलिए ये अभिक्रिया भी संपन्न हो सकती है। तो इस तरह के प्रश्न का जवाब आपको सक्रियता श्रेणी से मिलेगा। समझ में आ गई बात? इसलिए मैंने आपके सामने सक्रियता श्रेणी को लिखा है। तो ढंग से इसको नोट करेंगे, चेक करो, लिखिए। इसके बाद अगली अभिक्रिया है द्वि विस्थापन अभिक्रिया। द्वि विस्थापन अभिक्रिया। द्वि विस्थापन का मतलब क्या होगा? इसमें विस्थापन होगा, लेकिन कितनी बार हो रहा है? इसमें विस्थापन की क्रिया कितनी बार हो रही है? 2 बार। अगर विस्थापन की क्रिया 2 बार हो रही हो एक ही अभिक्रिया में, तो उसे द्वि विस्थापन ही तो बोलेंगे। उसको क्या बोलोगे आप? द्वि विस्थापन अभिक्रिया। तो बेटा यहाँ पर इसकी परिभाषा कैसे दें कि 2 यौगिक होंगे और 2 यौगिकों के जो मूलक होंगे, भाई किसी भी यौगिक का निर्माण मूलक से ही तो होता है। 2 यौगिकों के जो मूलक होंगे वो आपस में एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेंगे, अदला बदली कर लेंगे। अदला बदली कर लेंगे तो 2 नए यौगिकों का निर्माण हो जाएगा। तो उसमें 2 बार विस्थापन हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? द्वि विस्थापन अभिक्रिया। तो परिभाषा लिख रहा हूँ, वह है अभिक्रिया जिसमें 2 यौगिकों के मूलकों के परस्पर 2 यौगिकों के मूलकों के परस्पर विनिमय, विनिमय का मतलब होता है अदला बदली, विनिमय से 2 नए यौगिकों का निर्माण होता है, उसे द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उसको क्या बोलोगे आप? द्वि विस्थापन अभिक्रिया। द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखो जैसे सिल्वर क्लोराइड के साथ पोटेशियम नाइट्रेट की अभिक्रिया करवाओ। 2 यौगिक है सिल्वर क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट। तो देखो बेटा, जब भी कोई आप लोग अणुसूत्र बनाते हो तो उस अणुसूत्र को बनाते समय आपको ध्यान होगा ना कि धन मूलक को पहले लिखते हैं, ऋण मूलक को बाद में लिखते हैं। ये ध्यान है ना? तो देखो इसका ये धन मूलक, इसका ये ऋण मूलक, इसका ये धन, इसका ये ऋण। समझ गए? अब ये मूलकों के परस्पर विनिमय, दोनों मूलक आपस में अदला बदली करेंगे। अदला बदली करेंगे तो या को धन तो या के ऋण के साथ चले जाएगा और या को धन या के ऋण के साथ चले जाएगा और दोनों ने मिलाकर हम नए यौगिकों का निर्माण कर देंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखेंगे, तत्वों की संयोजकता का। तो देखो सिल्वर तो चला गया किसके साथ? नाइट्रेट के साथ। और पोटेशियम चला गया किसके साथ? क्लोरीन के साथ। तो 2 नए यौगिकों का निर्माण हो गया। तो इसमें 2 बार विस्थापन की क्रिया हुई है कि नहीं हुई है? 2 बार विस्थापन हुआ है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? द्वि विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है ना? क्या बोलेंगे बच्चों? द्वि विस्थापन अभिक्रिया। अब देखो और उदाहरण लूँ, कॉपर सल्फेट के साथ अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया कराई जाए, ये क्या है? कॉपर सल्फेट। ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इनकी अभिक्रिया कराई जाए तो इनको बदलो। देखो ये धन वाला, ये ऋण वाला, ये धन वाला, ये ऋण वाला, ये तो हाइड्रोक्साइड के साथ चला जाएगा, ये सल्फेट के साथ चला जाएगा। तो देखो क्या बनेगा? CuOH का होल्टो S Na2SO4। 2 नए यौगिक बने कि ना बने?
2 नए यौगिकों का निर्माण हो गया। अब 2 नए यौगिक बन गए तो इसको द्वि विस्थापन बोलेंगे हम। अब इस अभिक्रिया में आपको ध्यान करना है कि इसमें संयोजकताएं कुछ बदली हैं ना। अगर संयोजकताएं बदली हैं तो आपको समीकरण को संतुलित करना पड़ेगा। अब समीकरण को संतुलित करिए, देखो कॉपर यहाँ पर 1, कॉपर यहाँ पर 1 बराबर, सल्फेट 1, सल्फेट 1 बराबर, सोडियम 1, सोडियम के 2, हाइड्रोक्साइड 1, हाइड्रोक्साइड के 2, यहाँ 2 से गुणा कर दीजिए, समीकरण का संतुलन हो गया। तो एक और एग्जाम्पल लिख लाऊंगा आपको, एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ बेरियम सल्फेट की अभिक्रिया करा दो तो यहाँ पर बनेगा Al2SO4 का होल थ्राइस और BaCl2। तो देखो बेरियम सल्फेट ने अभिक्रिया की है एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ, और जो नया यौगिक बनाए वो बनाए एल्यूमिनियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। इसका धन इसके ऋण के साथ गया है और इसका धन ये इस ऋण के साथ गया है। ये मूलक आपस में अदला बदली किए हैं। बिल्कुल जो मैं परिभाषा में लिख रहा हूँ वही चीज़ यहाँ पर आपको उदाहरण में समझा रहा हूँ, ध्यान से चेक करना है इसको। अब एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 होती है, इसलिए मैंने यहाँ दर्शा दी। सल्फेट की संयोजकता 2 होती है जो यहाँ प्रदर्शित है, बेरियम की 2 होती है जो यहाँ प्रदर्शित है, एल्यूमिनियम क्लोराइड की 1 होती है जो यहाँ प्रदर्शित है। तो अब समीकरण को आपको क्या करना पड़ेगा, संतुलित करना पड़ेगा। तो देखो मैं समीकरण का संतुलन कर दिया मैंने। एल्यूमिनियम के यहाँ पर 2 हो गए, यहाँ पर 2 है। क्लोराइड के कितने हो गए, क्लोरीन के 3 दूनी 6, यहाँ पर कितने हो गए 3 दूनी 6। बेरियम के यहाँ पे 3, बेरियम यहाँ पे 3, सल्फेट के यहाँ पे 3, सल्फेट के यहाँ पे 3, हो गया संतुलन। तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण है द्विविस्थापन अभिक्रिया के, ठीक है ना। तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया इस तरह से संपन्न होती है। चेक करो इसको, देखो चेक करते हैं अगली रासायनिक अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, देखो एक सामान्य सी परिभाषा लिखता हूँ। वे अभिक्रिया जिनमें किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का योग अथवा हाइड्रोजन की कमी होती हो, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। या तो ऑक्सीजन को योग है जाए अभिक्रिया में, या फिर हाइड्रोजन की कमी है जाए, उसको क्या बोलोगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब ऑक्सीकरण अभिक्रिया में आप लोग चेक करो कि आप हाइड्रोजन को कम करना है या ऑक्सीजन को बढ़ाना है। जैसे देखो Mg प्लस O2 इक्वल टू MgO, ऑक्सीकरण हो गया, ऑक्सीजन का योग हो गया ना। तो ऑक्सीजन का योग होना या हाइड्रोजन की कमी होना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कॉपर प्लस O2 इक्वल टू CuO। तो यहाँ पर मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, कॉपर का जब ऑक्सीकरण होता है तो कॉपर का ऑक्साइड बनता है, ठीक है ना। अब देखो ये तो ऑक्सीजन का योग हो गया, अब हाइड्रोजन की कमी चेक करो, CH3CH2OH, ये एथिल एल्कोहल का सूत्र है भाई। किसका सूत्र है, एथिल एल्कोहल का। और एथिल एल्कोहल को हम बोल सकते हैं एथेनॉल। क्या बोल सकते हैं, एथेनॉल।
आप लोग एक काम करो, इस एथेनॉल को थोड़ा सा गर्म कर दो। क्या कर देते हैं हम? गर्म कर देते हैं। और गर्म करते हैं तो फिर इसके अंदर से इसका ऑक्सीकरण होता है, फिर इसके अंदर से क्या हाइड्रोजन गैस निकलती है, और हाइड्रोजन गैस निकलती है और आपके पास बचता है ये, इसको बोलेंगे एथेनॉल। चलो हिंदी में लिखता हूँ मैं, एथेनॉल। तो देखो इस यौगिक के अंदर से हाइड्रोजन की कमी आई है, और हाइड्रोजन की कमी आई है तो ये भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया बन जाती है। तो ऑक्सीजन का या तो योग है जाए या फिर हाइड्रोजन की कमी है जाए, बाध्य का कहेंगे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब देखो इसके साथ ही अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया जो होगी वो बिल्कुल आगे उल्टी है जाएगी। ऊपर की जो परिभाषा है ना, बिल्कुल आगे उल्टी परिभाषा ले आओ, वो अपचयन अभिक्रिया जाएगी। तो देखो वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी पदार्थ के साथ हाइड्रोजन का योग अथवा ऑक्सीजन की कमी होती है, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोलेंगे बेटा? अपचयन अभिक्रिया। तो अपचयन अभिक्रिया की परिभाषा समझ में आ रही? बिल्कुल ऑक्सीकरण की उल्टी है गई अपचयन अभिक्रिया, ठीक है ना। अब अपचयन अभिक्रिया के उदाहरण, हाइड्रोजन का योग करना है, जैसे देखो या ले रहा हूँ मैं, या तो बोलेंगे हम का एथीन, का बोले हम या तो एथीन, या में हाइड्रोजन जोड़ दें निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो ई बदल जाएगा CH3 सिंगल बंध CH3 एथेन में, काइम बदल जाएगा एथेन में। समझ में आ गई बात? समझ में आ रही है कि ना आ रही? ढंग से देखो बेटा, ऑक्सीजन बाकी हाइड्रोजन का जुड़ाव हुआ है और ऑक्सीजन की आपको क्या करनी है? कमी करनी है। क्या करनी है? कमी करनी है। अब देखो ये तो हाइड्रोजन को जुड़वा होएगा, ऑक्सीजन कमी करो, KClO3। KClO3 किसका नाम, यौगिक का नाम क्या है? पोटेशियम क्लोरेट। क्या नाम है? पोटेशियम क्लोरेट इसका नाम है। इसको गर्म कर दो भैया, गर्म कर देंगे तो पोटेशियम क्लोराइड आ जाएगा और इसके अंदर से ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाएगी। तो ऑक्सीजन की कमी आ गई, आ गई कि नहीं? संतुलन चेक करो, संतुलित नहीं है, ये लो संतुलित हो गया, ठीक है ना। समीकरण आपका संतुलित हो गया। संतुलन करना आप सीख ही गए। इस पोटेशियम क्लोराइड को जब हमने गर्म किया है तो इसके अंदर से ऑक्सीजन हट जाती है। तो ऑक्सीजन हट गई, ऑक्सीजन की कमी आ गई, कमी आ गई तो कौन सी अभिक्रिया गई? अपचयन। हाइड्रोजन का योग हो गया, हाइड्रोजन का योग हो गया यानी कि जुड़ गया, जुड़ गया तो कौन सी अभिक्रिया गई? अपचयन अभिक्रिया। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया दोनों अभिक्रियाओं को हमने उदाहरण सहित आपको परिभाषित किया है, ठीक है ना। नोट करो इनको ठीक से, देखो इसको। अब देखो ऑक्सीकरण अपचयन जो अभिक्रिया हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत पर और देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार ऑक्सीकरण कैसे होता है और अपचयन कैसे होता है। तो पहले दिख रहा हूं मैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत पर कैसे होगा, तो देखो वे अभिक्रियाएं जिनमें
किसी तत्व, अणु या आयन, तत्व, अणु या आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हों, उनको ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। कोई तत्व होगो, अणु होगो या आयन होगो, अगर वो इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है तो वो कौन सी अभिक्रिया कर रहा है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जैसे देखो बेटा, ये सोडियम है। सोडियम अगर अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो सोडियम का ऑक्सीकरण हो गया। समझ गए? तत्व ने अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया और इस पर जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है तत्व, उसके ऊपर धनावेश आता है। इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले तत्व के ऊपर कौन सा आवेश आएगा? धनावेश आता है। इसी प्रकार से अगर मैग्नीशियम लिया होता तो मैग्नीशियम अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर 2 धनावेश प्राप्त करता है। ठीक है ना? अगर मैं इस आयन को लूँ, इसको क्या बोलेंगे? फेरस आयन। और ये फेरस आयन अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को और त्याग देता है, तो इस पर 3 प्लस के आ जाएंगे, तो या तो क्या बोलेंगे? फेरिक आयन। तो इस आयन ने भी अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को त्यागा है ना? इलेक्ट्रॉन को त्यागा है तो इसके अंदर भी कौन सी अभिक्रिया हो रही है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है। अब देखो, ये है क्लोराइड आयन, और ये जो क्लोराइड आयन है, अगर ये अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है तो ये क्लोरीन परमाणु में बदल जाता है, और 2 क्लोराइड आयन लिए होते तो यहाँ पर Cl2 गैस बन जाती है। यानी कि ऋणायन भी इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है, कोई तत्व या परमाणु भी इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है, कोई अणु भी इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है। ठीक है? अगर ऐसा कोई कर रहा है तो वो अभिक्रियाएं क्या कहलाएंगी? ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। अब देखो, अपचयन अभिक्रिया किसको बोलेंगे? वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी तत्व, अणु या आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं तो अभिक्रिया कौन सी है गई? अपचयन अभिक्रिया। समझ में आ गई बात? देखो, अपचयन के मैं उदाहरण इसको लिख रहा हूँ, यहाँ पे कई उदाहरण लिख दूँ मैं अपचयन के। तो देखो भाई साहब, अगर क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेती है तो ये क्लोराइड आयन में बदल जाएगी। ये तो है क्लोरीन परमाणु और ये है क्लोराइड आयन। जब ऋणावेश आ जाता है ना किसी तत्व के ऊपर तो वो आयन बन जाता है। तो ऋणावेशित तत्व का जब आयन बनता है तो तत्व के नाम के साथ आयड शब्द जोड़ते हैं, जैसे तो वो क्या बन जाता है? क्लोराइड। क्लोराइड या तत्व का नाम प्लस आयड, क्लोरीन का क्लोराइड बन गया, ऑक्सीजन का ऑक्साइड बन जाएगा, सल्फर का सल्फाइड बन जाएगा, इस तरह से। ठीक है ना? अगर सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो ये सल्फाइड आयन में चेंज हो जाएगा। समझ में आ रही बात?
क्या बन जाएगा, सल्फाइड आयन। और अगर Fe3+ यानी कि फेरिक आयन है, फेरिक आयन, इसको आप एक इलेक्ट्रॉन दे दो, एक इलेक्ट्रॉन या डिंग आ जाएगा तो ये 3 की जगह क्या एक संयोजकता रह जाएगी 2, तो फेरस में बदल जाएगा। ऐसे ही अगर Q+ आयन, इसको क्या बोलोगे, Q+ आयन, नहीं सॉरी क्यूप्रिक आयन बोलेंगे इसको, क्यूप्रिक आयन, इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दो, Cu+1 में बदल जाएगा और इसको बोलेंगे Q+ आयन। तो ये अपचयन अपक्रिया के उदाहरण है के साथ, इधर वाले ऑक्सीकरण के, ये वाले, और ये अपचयन अपक्रिया के उदाहरण हो गए। तो ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया आपने चेक कर ली। ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत देखने के बाद अब हम चेक करेंगे रिडॉक्स अपक्रिया। क्या चेक करेंगे, रिडॉक्स अपक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं रिडॉक्स अपक्रिया और बची हुई जो और अपक्रिया उनको समझाऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, कमेंट्स भी करना चाहिए आपको, जिससे हमें पता लगे कि आप पढ़ रहे हो। ठीक है ना। तो अब मैं इस वीडियो को यहाँ पे रोकता हूँ। ओके, थैंक यू।